बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग हर एक परीक्षा में जहाँ साइंस पूछी जाती है यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और टॉपिक को पढ़ने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना योगदान दिया था। तो सबसे पहले इसी क्रम में डोबरनायर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था, जो कि हमने पढ़ा था। इन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में रखा था और बताया था कि अगर हम बगल वाले दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे और उसका औसत करेंगे तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। ये इन्होंने बताया था, लेकिन ये कुछ ही एलिमेंट्स में काम किया, बाकी एलिमेंट्स में काम नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। इन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से सजाया और कहा कि प्रत्येक 8वां तत्व अपने से पहले नंबर वाले तत्व से समानता रखेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आपको पता ही है कि कुछ ही तत्वों तक इनका जो सिद्धांत है काम किया, आगे फेल कर गया। उसके बाद मेंडलीफ आए। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी। तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि आवर्त और वर्ग बनाए, जो कि आगे चलकर हेनरी मोसले ने भी फॉलो किया। इसीलिए आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले को कहा जाता है। मेंडलीफ ने गलती क्या की, इन्होंने यह गलती कर दी कि जो तत्व है ना, एलिमेंट है, इनको परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया था, जो कि गलत है। हेनरी मोसले ने क्या किया, जो एलिमेंट्स है ना, उनको उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले को कहा जाता है। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में अत्यंत व्यापक, तार्किक एवं सरलीकृत है। यानी कि जो हेनरी मोसले की आवर्त सारणी है, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल और सिंप्लीफाइड है, जिसमें 118 तत्व वर्गीकृत हैं। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व शामिल किए गए हैं, तो 118 तत्व शामिल किए गए हैं। इसीलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं, तो हेनरी मोसले हैं। और मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। मोसले ने क्या देखा कि बाकी के वैज्ञानिक क्या गलती कर रहे हैं। बाकी के वैज्ञानिक ये गलती कर रहे हैं कि वो तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से सजा रहे हैं। मोसले ने क्या कहा कि मैं परमाणु के भार के हिसाब से नहीं सजाऊंगा, बल्कि मैं उनको उनके रोल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर यानी कि उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाऊंगा। जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा पहले नंबर पर आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई। तो इनका एक कथन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कथन है कि किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि जो भी तत्व है ना, उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो आपसे यही पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये हेनरी मोसले का कथन है। इसी प्रकार मैंने आपको सेम टू सेम एक और कथन बताया था, जो कि मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ का कथन क्या था कि किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आ जाए कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन, तो वो कथन मेंडलीफ का हो जाएगा। लेकिन अगर आ जाए कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, तो ये किसका कथन है, तो ये हेनरी मोसले का कथन है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में उन्हें सजाया। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या का जिक्र हो रहा है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो परमाणु संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहते हैं,
और इंग्लिश में से एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन हैं? तो परमाणु संख्या के खोजकर्ता जैसे मैंने आपको बताया कि हेनरी मोसले हैं। तो परमाणु संख्या होती क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, वही परमाणु संख्या कहलाती है। अगर न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन हैं तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है और इसे Z से दर्शाया जाता है। और किसी उदासीन परमाणु में यानी कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो परमाणु है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहा जाता, बल्कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है ना, उसी को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो परमाणु संख्या के बाद है परमाणु भार। तो परमाणु भार क्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का जो योग होगा उसी को परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं, तो बताइए एटॉमिक मास कितना होगा? तो 15 होगा। मैंने बताया ना कि दोनों को जोड़ दो तो उनकी कुल संख्या का योग ही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या, क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या ही होती है। तो परमाणु संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दी जाए तो वो भी परमाणु द्रव्यमान ही कहलाएगी। और इसके साथ ही आप ये भी समझ लीजिए, वैसे तो पहले मैंने आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ये सब बताया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिस पाथ पर ये चक्कर लगाते हैं उसे शेल या ऑर्बिट कहते हैं, हिंदी में कक्षा कहते हैं। तो हर एक कक्षा में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनका एक फॉर्मूला है कि 2n के स्क्वायर के अनुसार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कक्षा में भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो पहली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n के स्क्वायर, तो n मतलब कि नंबर, यानी कि पहली कक्षा। तो पहली कक्षा को 2 से स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ गया। तो इस प्रकार पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी 7 क्षैतिज पंक्तियों तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित है। 7 क्षैतिज पंक्तियां यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रो हैं कितनी हैं? तो 7 हैं, और इन्हें आवर्त इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। और जो वर्टिकल कॉलम है ना, इसे वर्ग इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो को आवर्त या पीरियड कहा जाता है, और जो वर्टिकल कॉलम है इसे वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। तो इस प्रकार जो हेनरी मोसले ने आवर्त सारणी बनाई है, इसमें कुल कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो आप देख रहे हैं कि 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं? तो टोटल 18 वर्ग हैं, यानी कि 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेनरी मोसले की आवर्त सारणी में